हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडिया। बता दूं, ये लूसेंट जनरल नॉलेज की बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बुक है। चलिए शुरू करते हैं। एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेज। दिया हुआ है द सोर्सेज दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम आर नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। बताया गया है कि वैसा स्रोत जो हमें अतीत की घटनाओं के बारे में बतलाता है उन्हें हिस्टोरिकल सोर्सेज कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। कहा गया कि हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है साहित्यिक स्रोत और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है पुरातात्विक स्रोत। विथ द कंपैरिजन ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर बिलीव्ड मोर रिलायबल बिकॉज इट इज़ इन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज इन इट। कहा गया है कि लिटरेरी सोर्सेज की तुलना में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होती है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में परिवर्तन या छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन सा होता है। आगे बढ़ते हैं। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर मोर इम्पोर्टेंट टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के अध्ययन के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है लिटरेरी सोर्सेज। यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बताया गया है। कहा गया है लिटरेरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंडिजिनियस एंड फॉरेन। लिटरेरी सोर्सेज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इंडिजिनियस मतलब होता है स्वदेशी और फॉरेन मतलब विदेशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इंडिजिनियस सोर्सेज। इंडिजिनियस सोर्सेज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इंडिजिनियस सोर्सेज को भी दो कैटेगरी में रखा गया है, रिलीजियस एंड सेकुलर। आगे बढ़ते हैं। अंडर रिलीजियस टेक्स्ट, ब्राह्मणिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट आर इंक्लूडेड। धार्मिक ग्रंथ के अंदर ब्राह्मणिक ग्रंथ, बुद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ को शामिल किया गया है। और सेकुलर टेक्स्ट के अंदर हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट और बायोग्राफिकल टेक्स्ट को शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। हिस्टोरिकल सोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। और फिर लिटरेरी सोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, इंडिजिनियस और फॉरेन। इंडिजिनियस और फॉरेन। और इंडिजिनियस को दो भागों में बांटा गया है, रिलीजियस एंड सेकुलर। और रिलीजियस के अंदर रखा गया है ब्राह्मणिक को, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, जैन टेक्स्ट को। और सेकुलर टेक्स्ट के अंदर रखा गया है हिस्टोरिकल टेक्स्ट को, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट को और बायोग्राफिकल टेक्स्ट को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है ब्राह्मणिक टेक्स्ट। ब्राह्मणिक ग्रंथ के बारे में दिया हुआ है, पढ़ते हैं। ब्राह्मणिक टेक्स्ट, ब्राह्मणिक ग्रंथ, इसमें दिया हुआ है अंडर ब्राह्मणिक टेक्स्ट श्रुति एंड स्मृति टेक्स्ट आर इंक्लूडेड। ब्राह्मणिक टेक्स्ट के अंदर श्रुति और स्मृति टेक्स्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है श्रुति टेक्स्ट के बारे में। श्रुति टेक्स्ट में कौन कौन आ जाते हैं? तो श्रुति टेक्स्ट में आ जाते हैं वेद, ब्राह्मण्स, अरण्यक और उपनिषद। और दिया हुआ है स्मृति टेक्स्ट के बारे में, तो स्मृति टेक्स्ट में आ जाते हैं वेदांग, स्मृतिज, इपिक्स मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य में आ जाता है रामायण और महाभारत और पुराण। दिया हुआ है दोस्तों श्रुति ब्राह्मणिक टेक्स्ट में आता है दो टेक्स्ट। ब्राह्मणिक टेक्स्ट में आता है दो, श्रुति और स्मृति। और श्रुति में आता है वेद, ब्राह्मण्स, अरण्यक। और स्मृति में आता है वेदांग, स्मृति, इपिक्स और पुराण। आगे बढ़ते हैं। बतलाया गया है कि वेद जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ पे कुछ वेद के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद बताया गया है कि ऋग्वेद कंपोजिट टाइम, ऋग्वेद जो बना था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद बना था। और कौन से क्षेत्र में बना था? तो सप्त सैंधव क्षेत्र में बना था। ऋग्वेद बना था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में और बना था सप्त सैंधव क्षेत्र में। ठीक है, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बना था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में। कौन से क्षेत्र में बना था? तो कुरु पंचाल क्षेत्र में बना था। ऋग्वेद बना था सप्त सैंधव क्षेत्र में। ऋग्वेद बना था सप्त सैंधव क्षेत्र में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में। और कुरु पंचाल क्षेत्र में बना था यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में। आगे बढ़ते हैं। वेदास थ्रो लाइट ऑन रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक
लाइफ एंड लेस लाइट ऑन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द आर्यंस। आर्य वेद जो है वो आर्यों के पॉलिटिकल लाइफ से ज़्यादा उनके उनके धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर ज़्यादा प्रकाश डालता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वेद जो है वो आर्यों के राजनीतिक लाइफ से ज़्यादा उनके धार्मिक, सामाजिक और इकोनॉमिक लाइफ पे ज़्यादा प्रकाश डालता है। फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऋग्वेद एंड अथर्ववेद हैव मोर इम्पोर्टेंस दैन द यजुर्वेद एंड सामवेद। कहा गया है कि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऋग्वेद और अथर्ववेद ज़्यादा महत्वपूर्ण है यजुर्वेद और सामवेद के मुकाबले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपोजिंग टाइम ऑफ ब्राह्मण्स की रचना हुई थी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। यहाँ पे दिया हुआ कि ब्राह्मण्स की रचना 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। सतपथ, यहाँ पे एक ब्राह्मण का नाम दिया हुआ है सतपथ ब्राह्मण, ये ग्रंथ होता था ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण थ्रोज लाइट ऑन गांधार, शैल्य, केकई ETC ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड कुरु, पंचाल, कोसाल, भैदई स्टेट ऑफ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि सतपथ ब्राह्मण जो है भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र गांधार, शैल्य और केकई पर प्रकाश डालता था, और जबकि पश्चिम में कुरु, पंचाल, कोसाल और भैदई पर प्रकाश डालता था। प्रकाश डालने का मतलब कि इसके बारे में जानने को मिलता है, मतलब कि सतपथ ब्राह्मण में हमें उत्तर पश्चिम के क्षेत्र गांधार के बारे में, शैल्य के बारे में, केकई के बारे में जानने को मिलता है, और पूरब के क्षेत्र पंचाल, कोसाल और भैदई के बारे में जानने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है द कंपोजिंग टाइम ऑफ अरण्यक इज 1000 BC टू 600 BC। अरण्यक की जो रचना हुई थी वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। द कंपोजिंग टाइम ऑफ उपनिषद इज 1000 BC टू 500 BC। उपनिषद की जो रचना हुई थी वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। द बेस्ट लर्निंग ऑफ उपनिषद इज पाराविद्या, जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल लर्निंग। स्पिरिचुअल उपनिषद की जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है उसे कहते हैं पाराविद्या, और पाराविद्या का मतलब होता है स्पिरिचुअल लर्निंग। द एम ऑफ लाइफ इज मर्जिंग द इंडिविजुअल्स सोल इनटू वर्ल्ड्स सोल विच इज नोन एज पाराविद्या। जीवन का उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा को विश्व की आत्मा में विलीन करना पाराविद्या के रूप में जाना जाता है। दिया हुआ है द कंबाइंड स्टडी ऑफ ब्राह्मण्स एंड उपनिषद्स प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम किंग प्रशस्ति टू किंग बिम्बिसार। ब्राह्मण और उपनिषद के साथ अध्ययन करने से हमें राजा प्रशस्ति से लेकर राजा बिम्बिसार तक के हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। दिया हुआ है द कंपोजिशन टाइम ऑफ वेदांग। वेदांग की रचना हुई थी 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में। यही दिया हुआ है वेदांग थ्रो लाइट ऑन एंशियंट इंडिया हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वेदांग जो है प्राचीन भारत के इतिहास, उनके सभ्यता और कल्चर के बारे में बतलाता है। आगे दिया हुआ है द कंपोजिशन टाइम ऑफ स्मृति। स्मृति की जो रचना हुई थी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में हुई थी, और स्मृति 600 ईस्वी के बीच में हुई थी। द स्मृति प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, देयर थ्योरीज, कस्टम्स, किंग्स राइट्स एंड ड्यूटीज, किंग्स रिलेशन विथ देयर सब्जेक्ट्स ETC। स्मृति से हमें सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, और उनके थ्योरीज के बारे में पता चलता है, उनके कस्टम्स, उनके रीति रिवाज के बारे में पता चलता है, राजा के अधिकार और राजा के कर्तव्य के बारे में पता चलता है, राजा के साथ प्रजा के रिलेशन के बारे में पता चलता है हमें स्मृति से। द कंपोजिशन टाइम ऑफ एपिक्स का निर्माण, द कंपोजिशन टाइम ऑफ एपिक्स इज 400 BC टू 400 AD। एपिक्स का जो निर्माण हुआ था 400 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी के बीच में हुई था। एपिक्स कौन कौन है? रामायण है और महाभारत है। एपिक्स मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य दो है, रामायण और महाभारत। आगे बढ़ते हैं। रामायण के बारे में दिया हुआ है। रामायण कॉस्ट में दिया है वाल्मीकि। रामायण का रचना कौन किया था? वाल्मीकि। थ्रोज लाइट ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। रामायण जो है उस समय के भारत के राजनीतिक और धार्मिक कंडीशन पर प्रकाश डालता है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपद। रामायण से हमें जनपद के विकास और उनके ओरिजिन के बारे में पता चलता है। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा इट मेंशन यवन एंड शक। इसके अलावा रामायण में हमें यवन और शक के बारे में भी पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत थ्रोज लाइट ऑन पॉलिटिकल,
सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। महाभारत जो है उस समय के भारत के राजनीतिक और धार्मिक कंडीशन पर प्रकाश डालता है। इट इज़ द एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ महाभारत वार विच इज फाउट अराउंड 950 BC बिटवीन द कौरव एंड पांडव। इसमें महाभारत युद्ध के बारे में भी चर्चा किया गया है, जब पांडव और कौरव के बीच 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। द महाभारत क्लेम्स डैट, महाभारत दावा करता है, यन भारते तन भारते, जिसका मतलब होता है विच इज़ नॉट इन महाभारत डैट इज़ नॉट फाउंड इन भारत। जो चीज़ महाभारत में नहीं पाया जाता है वह चीज़ भारत में भी नहीं पाया जाता है। गिरिवराज द कैपिटल ऑफ मगध इज मेंशनड इन इट। इसमें गिरिवराज के बारे में बताया गया है जो मगध का राजधानी था। द महाभारत इन्फॉर्म्स अस दैट द पंचाल स्टेट वाज इन एक्सटेंस फॉर्म द टाइम ऑफ महाभारत। बिसाइड्स, इसके अलावा इट मेंशंस हुन अलॉन्ग विथ यवंस एंड शक्स। इसमें यवन और शक के साथ साथ हुन के बारे में भी बतलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। द कंपोजिंग टाइम ऑफ पुराण इज 400 BC टू 400 AD। पुराण की जो रचना हुई थी 400 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी के बीच में हुई थी। द पुराण थ्रोज लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू गुप्ता पीरियड। पुराण जो है प्राचीन भारत को सबसे शुरू से लेकर गुप्ता पीरियड तक के बारे में बतलाता है। जनरली पुराण्स है 5 सेगमेंट। पुराण के जो है 5 खंड हैं। पहला सर्गा, जिसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा खंड है प्रतिसर्गा, जिसका मतलब होता है रिक्रिएशन, पुनः निर्माण। तीसरा है भस्म, जिसका मतलब होता है जेनोलॉजी ऑफ द गॉड्स एंड सागाज, मतलब कि ईश्वर और साधुओं के वंशावली। हंसा का मतलब होता है ईश्वर और साधुओं की वंशावली। चौथा है मनवतार, जिसका मतलब होता है इपोजेज ऑफ मनु। पाँचवा है वंशानुचलितरम, जिसका मतलब होता है नरेटिव्स ऑफ एंशियंट डायनेस्टी, मतलब होता है कि प्राचीन वंशावली की गाथा। वंशानुचलितरम का मतलब होता है प्राचीन वंशावली की गाथा। इन विच ओनली वंशानुचलितरम इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। इन 5 खंडों में वंशानुचलितरम जो है वो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली वंशानुचलितरम आर नॉट फाउंड इन एवरी पुराण। दुर्भाग्यपूर्वक वंशानुचलितरम जो है वो हर एक पुराण में नहीं पाया जाता है, वो केवल कुछ ही पुराण में पाया जाता है, और उनके नाम हैं मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण। वंशानुचलितरम जो है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में पाया जाता है। गरुड़ पुराण हैज genealogies of Purva, Ikshvadu and Brihadarth dynasty, but its date is not mentioned। गरुड़ पुराण में हमें पुरवा वंश, इक्ष्वाड़ु वंश और बृहदत्त वंश के बारे में जानने को मिलता है, लेकिन इनका डेट इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।